क्वेश्चन देख रहे हो सेम टू सेम 25 तारीख को छपेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम आपको पेपर में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाला तो 100% आएगा ही आएगा। चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एसएसटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके 2025 में आने वाला है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आज मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ एसएसटी के चैप्टर वाइज, जो कि इस बार 25 तारीख को 2025 के बोर्ड में क्लास 10th के आने वाला है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, क्योंकि इसमें मैप वर्क और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे पीवाईक्यूज़ सब हैं जो कि 25 तारीख को आने वाला है। तो वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जो भी है पूरा आंसर के साथ है और 100% प्रूफ के साथ है। तो पहला चैप्टर हम देखते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का आने वाला है। और इसका जो आंसर देख सकते हो वो है डेमोक्रेसी प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाई प्रोवाइडिंग अ स्टेबल एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, तो उसका हमें आंसर बताना है जो कि नीचे गिवन है। फिर क्वेश्चन नंबर देख सकते हो ये सेकंड है। इसमें थोड़ा सा वो दिक्कत आ गई है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बहुत अलग अलग जगह से उठाया है, इसलिए नंबरिंग पे ध्यान मत दो, बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जामिनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन फ्रेडरिक सोरू पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये देख सकते हो 2020 में सेम टू सेम छपा हुआ है। ये 2020 में ही नहीं, हर साल आता है। ये 2020 में 3 नंबर का है, पर किसी में 2 नंबर का, किसी में 4 नंबर का भी आता है। तो इसका आंसर क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट की तरह यूज़ किया गया था, और जो है वो कैरेक्टर ऑफ राइट इन द अदर सिटीजन के लिए मिला था। मतलब कैरेक्टर ऑफ लाइट और टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट था उसके एक हाथ में, और कैरेक्टर ऑफ राइट था उसके अलग अलग हाथ में। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, इसमें हमें लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन बताने हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? बेसिक सर्विस, जो उनका जो बेसिक सर्विस होता है वो प्रोवाइड करना होता है, वाटर प्रोवाइड करना होता है, सैनिटेशन होता है, एंड हेल्थ केयर। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, एंड वाटर प्रोवाइड कराती है, और सैनिटेशन प्रोवाइड कराती है। फिर हम देखते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पहला, व्हाट इज जेंडर बियास। तो जेंडर बियास क्या है? आपने पहली बार सुना होगा, पर ये हर साल रिपीट होता है। वो है व्हाट इज जेंडर बियास। तो जेंडर बियास रेफर्स टू अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर बियास वो होता है जब हम किसी को अनइक्वल ट्रीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के बेसिस पे जब हम किसी में भेदभाव करते हैं वो होता है जेंडर बियास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। जो इंडिया के जो पीपल होते हैं उनका क्या होता है मेन ऑक्यूपेशन, उनका कमाई का जो जरिया होता है वो क्या होता है? तो ये तो आप सबको पता है कि जो इंडिया का पीपल के मेन ऑक्यूपेशन जो है वो है फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इंक्लूड्स इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। मेन तो होता है उनका एग्रीकल्चर, उसमें वो इंडस्ट्री भी कुछ कुछ यूज़ करते हैं, एंड सर्विसेज भी, जैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरों को। फिर जो है व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 5 नंबर का आता है। इसके टाइप्स अगर लिखने को आ गया तो फिर तो 5 नंबर का आएगा, पर ऐसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग वो होता है जब पावर जो होता है शेयर होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट ऑर्गन। जो फॉर्म्स पावर्स जो शेयर होता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में, उसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं। फिर जो फिजिकल जियोग्राफी का है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड ए प्लेट्यू। माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो जो देखो इसका डिफरेंस देखते हैं। जो माउंटेन होता है वो नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस विद ए पीक। जो माउंटेन होता है वो नेचुरल होता है पीक के, जो मतलब धरती जो उठी हुई होती है। और जो प्लेट्यू होता है हाई ग्राउंडेड ग्रेविटी है। जो प्लेट्यू होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, फ्लैट। फिर हम देखते हैं ये पाँच नंबर का क्वेश्चन नंबर 5, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अमॉन्ग डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 2 पॉइंट और मैं आपको बाद में दे दूंगा, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में तक दे दूंगा। द फॉलोइंग पॉइंट्स एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ पहला रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट,
फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस माउंटेन। हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो द हिमालयन माउंटेन्स वेयर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। तो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, जब इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स टकराए थे तब हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था। फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। A metropolitan city is a large, densely populated urban area with a complex economy, diverse culture and advanced infrastructure। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है वो लार्ज एंड डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बड़ा, बहुत बड़ा होता है और पीपल जो होते हैं बहुत ज़्यादा पीपल होते हैं, मतलब डेंसली होता है, बहुत ही डेंस होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का है ये भी, एनालाइज द रोल ऑफ folklore and symbols in the revival of nationalism in India during the 19th century। जो नेशनलिज्म मूवमेंट था इंडिया में उस वक्त सिंबल का क्या रोल था, तो उसका आंसर देखते हैं। फॉल्कलोर सॉन्ग, जो सॉन्ग थे पॉपुलर आर्टिस्ट का और जो सिंबल थे उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। इसके 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन वी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हम कैसे और मजबूत बना सकते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। वी कैन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशन एंड बाय एड्रेसिंग द चैलेंज ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अगर हम पॉवर्टी को कम कर दें और जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अगर इसको हम ख़त्म कर दें तो जो इस डेमोक्रेसी है वो मजबूत हो जाएगी। फिर हम एक और 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख सकते हो 2020 के कंपार्टमेंट में भी पूछा गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द इंडियन वीवर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के वक्त जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था उस वक्त इंडियन वीवर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो पहला इम्पैक्ट था लॉ ऑफ बार्गेनिंग पावर, जो बार्गेनिंग होती थी वो ख़त्म हो गई थी। कैश विद गोमास्टर्स, क्लैशेस हो गए थे गोमास्टर्स के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द 2 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे हु बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रीज एम्पायर्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये 2 नंबर का आएगा। हमें आपको यहाँ पे नाम बताना है 2 इंडस्ट्रियलिस्ट का जो बॉम्बे के थे, जिन्होंने लार्ज इंडस्ट्रीज एम्पायर्स खड़ी करी थी 19th सेंचुरी में। तो पहला जो नाम था वो था दिनसॉ पेट्टी एंड जमशेदजी नुसवंजी टाटा, इसमें टाटा का भी नाम है। फिर हम देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्रेडरिक सोरू ड्रीम इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फ्रांस ड्यूरिंग 1848। ये मैंने अभी आपको जो 3 पॉइंट बताए थे वो इसमें 3 पॉइंट ऐड कर देना, फिर 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो क्या है, हमें एक्सप्लेन करना है फ्रेडरिक सोरू का ड्रीम क्या था इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फ्रांस ड्यूरिंग 1848। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, 3 मिल गए, बाकी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में हमें लिखना है। तो इसका पहला पॉइंट है नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनल फीलिंग्स को बढ़ाई गई थी। फिर इसका दूसरा पॉइंट है लिबरल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो लिबरल मूवमेंट क्या था, मोनार्की एंड मिलिट्री सपोर्टेड लार्ज लैंडलॉर्ड्स, जो मिलिट्री एंड जो मोनार्की था वो ख़त्म कर दिया गया था। फिर आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट जो डेट है, इवेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट डेट और इवेंट बस इसे आप याद कर लेना। तो इसमें क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। फिर इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था, 1861 में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ था, 1871 में। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था, 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वार सेकेंड जो था 1939 से 1945 तक था। फिर हम एक और 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो है महात्मा गांधी के बारे में। तो वो क्या है, महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सॉल्ट को ढूंढा, एक बहुत ही पावरफुल सिंबल जो कि हमें एक जगह मतलब यूनाइट कर सकता था। हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में उसके हिसाब से लिखना है।
तो चलिए देखते हैं उसके पॉइंट्स क्या हैं। पहला जो है, महात्मा गांधी फाउंड साल्ट एज ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन ऑन। उन्होंने कब फाइंड करा था? 31 जनवरी 1930 को। उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर सेंड करा था। और फिर सेकंड, ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी आइडेंटिफाइड विथ ब्रॉड रेंजिंग डिमांड्स। जो साल्ट की थी डिमांड, वो सारे कास्ट वाले थे, वो बहुत ही बड़ी डिमांड थी, इसलिए गांधी जी ने ऐसा सोचा था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं एक रीजन के। तो इसका आंसर देखते हैं, द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन, वो क्या क्या इंक्लूड करता है। पहले लैटिट्यूड, सेकंड है अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और जो लास्ट है वो है विंड पैटर्न, हवा का जो पैटर्न होता है वो भी इफेक्ट करता है क्लाइमेट को एक रीजन के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। हम जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। तो उसका पहला है, वी कैन प्रमोट जेंडर इक्वलिटी by providing equal opportunities for education and employment and by challenging discriminatory attitudes and practices। हम जेंडर इक्वलिटी को कुछ प्रमोट इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें सबको एजुकेशन के लिए, और भेदभाव को ख़त्म कर दें, उसके बाद हो सकता है। फिर फेडरलिज्म का पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है। तो फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड ए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जो फेडरलिज्म होता है उसमें पावर डिवाइड होते हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी और जो उसके और यूनिट होते हैं, छोटे छोटे मोटे यूनिट होते हैं, उसमें पावर डिवाइड कर दिया जाता है फेडरलिज्म में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल गवर्नमेंट। व्हाट आर लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट क्या है। द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इंक्लूड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपल पार्टी। जो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स है वो है पंचायत और फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यही दो जो हैं वो इंडिया की लोकल गवर्नमेंट है। जैसे जो छोटे मोटे कुछ भी गाँव में होता है वो होता है पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यही जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं हमारे लिए। तो द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट प्रोवाइड करती है वो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। के 4 नंबर का क्वेश्चन है। और हमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल। हमें रॉक साइकिल के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में। तो द रॉक साइकिल इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर फॉर्म, ट्रांसफॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इजीनियस, सेडिमेंट्री एंड मेटाफोरिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक, ये जो 3 प्रकार के रॉक हैं ये फॉर्म होते हैं, और रॉक जो होते हैं वो बनते जाते हैं और डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, उसी को हमें रॉक साइकिल कहते हैं। फिर डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन ओशियन। हमें इंडियन ओशियन के जो मेन फीचर हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो उसका हम आंसर देखते हैं, द इंडियन ओशियन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। जो इंडियन ओशियन है वो पूरे दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, और फिर वो अकेले ही 20% अर्थ के वाटर को सरफेस एरिया को कवर करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कवरिंग 20% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस। 20% वाटर जो है पूरे वर्ल्ड का वो इंडियन ओशियन के पास है। इट इज़ बाउंडेड बाई, वो किस किस देशों से घिरा हुआ है, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से वो घिरा हुआ है। सेवरल इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड शिपिंग, और उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स है जिसके द्वारा पहले ट्रेड किया जाता था, अभी भी होता है पर कम मात्रा में होता है। फिर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो द फंडामेंटल राइट्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। जो फंडामेंटल राइट है वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो सारे राइट्स होता है वो और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, एक फ्रेम में बांध के रखता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन प्रोसेस बाय विच जर्मनी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट। हमें यूनिफिकेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है जिसके द्वारा
जर्मनी जो है वो यूनिफाइड एज नेशन, जो नेशन स्टेट बनी थी जिस प्रोसेस के द्वारा, तो इसका जो पहला है वो है नेशनलिस्ट फीलिंग्स, सेकंड है लिबरल मूवमेंट, और ऐसे ही 3 और पॉइंट है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन। कंसेप्ट क्या था माइग्रेशन का और उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा था पॉपुलेशन पे। तो माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट होता है पीपल का एक जगह से दूसरे जगह पे। और इसके दो इम्पैक्ट थे, पहला पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द मेन क्लाइमेट जोन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो मेन क्लाइमेट जोन है उसके बारे में हमें बताना है। तो इंडिया ऐसे डाइवर्स क्लाइमेट रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल इन द साउथ टू टेम्परेचर टू नॉर्थ। द मेन क्लाइमेट जोन इंक्लूड्स द ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल ड्राई, सब ट्रॉपिकल एंड एल्पाइन जोन। चार चार ट्रॉपिकल होते हैं, पहला है वेट, फिर ड्राई, फिर सब ट्रॉपिकल एंड अल्पाइन जोन। फिर हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 के कंपार्टमेंट में पूछा गया था, और ये हर साल रिपीट भी होता है, पर कंपार्टमेंट में रिपीट होता है। डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हो सकता है आपके लिए कंपार्टमेंट में रिपीट हो जाए। तो इसके हमें मेजर आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बताना है। द मेजर आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 आर एज फॉलो। फिर जो है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। फैक्टर्स बताना है जो इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। उसका है द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्लूड क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इन सब की वजह से जो थे पीपल डिस्ट्रीब्यूट हुए थे इंडिया में। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द फैक्टर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या एडवांटेज थे। तो फेडरलिज्म का एडवांटेज ये था कि वो प्रमोशन करता था रीजनल ऑटोनॉमी का, बेटर गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। फेडरलिज्म जो था वो छोटे अधिकार होते थे उनको भी वो प्रोटेक्ट करके रखता था, और वो बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड करता था। यही सब है। और नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। कंसेप्ट क्या था नेचुरल वेजिटेशन का और उसका क्या इम्पोर्टेंस था। तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट कवर ऑफ एन एरिया। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड रेगुलेटिंग द क्लाइमेट। वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता था और क्लाइमेट को रेगुलेट करता था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या फंक्शन होते हैं। द फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूड कंटेस्टिंग इलेक्शन। उसका जो फंक्शन होता है वो इलेक्शन कंटेस्ट करना होता है। फिर उसके बाद फॉर्मिंग गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है। और फिर जो होता है प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, और एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है पीपल को, जो पब्लिक होती है उसको। फिर जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैज़ हाईएस्ट इम्पैक्ट on Indian economic, political landscape, increased defense.